कॉलेज के बाद में फिर आपने पीजी वगैरह के लिए किया या कंपटीशन की तरफ चले गए? सही बात यह है कि कॉलेज से निकलने के बाद हमारे सामने एक ही सवाल था, क्योंकि ग्रेजुएशन किया कालडरा से। 77 में मेरे फादर की डेथ हो गई, 78 में मेरी शादी हो गई। तो हमारे सामने घर वाले खेती पे निर्भर थे, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा आजीविका का सोर्स नहीं था। एक ही था कि हमें कहीं न कहीं कोई रोज़गार पकड़ना है। और उस समय का era ऐसा था कि हमारे जैसों के लिए छोटी मोटी कोई सरकारी नौकरी लग जाए, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था जी। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 79 में से मैं जयपुर आया, यहाँ MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। लेकिन हमारा मुख्य ध्येय था कि कंपटीशन एग्ज़ाम देवे, चाहे LDC से लेकर IAS तक मैंने 11 फार्म भरे जी। और एक ही काम किया कि उनमें हमारा किसी में भी सिलेक्शन हो जाए, चाहे LDC में, तो अपने नौकरी ज्वाइन कर ले। मैं थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक ठाक था, मेरा 11 ही में ही कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। नमस्कार साथियों, आज JVP मीडिया ग्रुप के इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरि प्रसाद जी शर्मा, जो राजस्थान पुलिस के IG से रिटायर हैं, साथ ही राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी आप रहे हैं। बहुत ही शानदार कार्यकाल पुलिसिंग में और बहुत ही शानदार लीडरशिप आपकी चेयरमैन बोर्ड के रूप में रही है। सर, बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद भाई। सर, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में करियर की शुरुआत और उसके बाद में राज्य के कर्मचारियों के चयन बोर्ड के चेयरमैन के रूप में एक नई जिम्मेदारी, एक लंबा कार्यकाल रहा और उसके साथ एक कर्तव्य पथ पुस्तक भी आपने लिखी है। तो किस तरीके से जीवन यात्रा शुरू हुई गांव से? देखो राम जी, मेरा गांव यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पे है जी। और संयोग से जहाँ मेरा गांव है, छोटा गांव है, करीब 1000-1200 की आबादी रही है उसकी। जी। वहाँ पे जिला जयपुर है, लेकिन जयपुर ज़िले का वो अंतिम गांव है। जी। हमारे गांव के पास तीनों जिलों की सीमाएं मिलती है, सीकर, नागौर और जयपुर। जैसे हमारी खेती की ज़मीन सीकर में भी, जी। सीकर ज़िले में आती है। तो एक तरीके से 3 सब कल्चर हमारे गांव में। क्या नाम है सर गांव का? मुंडली गांव है, मुंडली। किशनगढ़ रेनवाल एक कस्बा है जी। जयपुर ज़िले का। जोबनेर से जब आगे जाते हैं तब आता है, तो उससे 4 किलोमीटर पश्चिम में मुंडली गांव है। और चूँकि सीकर ज़िले के पास रहने से शेखावाटी कल्चर का इफेक्ट, सर नागौर ज़िले से एडजॉइनिंग है। अगर यदि हम एक पत्थर फेंकते हैं तो नागौर ज़िले में जाकर गिरता है, तो वो मारवाड़ कल्चर का भी इफेक्ट है। प्लस जयपुर ज़िले के हम रहने वाले हैं, तो ढूंढाड़ी कल्चर का भी इफेक्ट है। 3 संस्कृतियों का मिश्रण, 3 उप संस्कृतियों का मिश्रण, प्रभाव है, वहाँ मिश्रण है। तो नेचुरली जब मेरे गांव में जब था, उस समय एक प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी। जी। बहुत कम बच्चे स्कूलों में जाते थे, लड़कियां तो पढ़ाते ही नहीं थे गांव में। वो दौर था लगभग 1900, मैं आपको बताऊँ, 64, 1964, 60 और 70 का दशक था वो। हाँ, 60 और 70 का दशक था। तब संयोग से मेरे फादर उस क्षेत्र के पहले पढ़े लिखे आदमी थे जिन्होंने 6वीं पास की। जी। तो पूरे गांव वालों की जो भी चिट्ठियां लिखना या बांटना वो ही करते थे। जी। उनके मन में यह थी कि भाई हम थोड़ा पढ़ाई करें, बच्चों को भी पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाएं। तो इस दृष्टि से मैं मेरे गांव का पहला वो विद्यार्थी हो गया जिसने 11वीं पास की। ग्रेट। तो 1976 में मैंने 11th पास की। तो उस समय ये 10+2 11th को माना जाता था। 11th पास होता था। तो मैंने भैंसलाना स्कूल से की। भैंसलाना ऐसी स्कूल थी कि जहाँ 400 बच्चे होते थे जी। और रेलवे स्टेशन के पास स्कूल था। लेकिन दैट वाज ए स्वर्णिम काल था वो हमारा। कम बच्चे होना, टीचर से 1-to-1 लगाव होना, एक उनसे जुड़ाव होना, ये एक बहुत बड़ी, जो आज के ज़माने में। आपके स्कूल टाइम के कुछ टीचर्स जो आपको याद आते हैं? हाँ, ऐसे एक तो हमारे जिनकी डेथ हो गई, रूपनारायण काबरा हैं जी। वो इंग्लिश के टीचर थे, वो बहुत मोटिवेट करते थे। दूसरे आज भी जिंदा हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो भरतपुर ज़िले के हैं, चौधरी साहब थे जी। वो। उन्होंने पर्सनल ये ध्यान रखते थे कि केमिस्ट्री में अगर कहीं कोई फर्स्ट डिवीज़न ला सकता है। मैं आपकी, जब आपने बात चला दी तो मैं बता दूं कि भैंसलाना स्कूल में जब से साइंस खुली तो 10th में कोई बच्चा फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया था। अच्छा। तो नेचुरली जो उन टीचर्स को ये उम्मीद हुई कि मैं शायद वो पहला बच्चा हो सकता हूँ जो इस रिकॉर्ड को तोड़ दे, फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। जी सर। और मैंने उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और मैं 10वीं में प्रथम श्रेणी से पास हुआ। तो सारे टीचर्स एक तरीके से, जब स्कूल का ही रिकॉर्ड टूटे, जी। कॉमर्स आर्ट्स में आते रहे थे, लेकिन साइंस में कोई नहीं आ पाया था जी। जैसे होता है।
तो वो सारे टीचर्स मेरे से एक व्यक्तिगत वो लगाव रखते थे, अपनत्व रखते थे, और ये मेरी बहुत बड़ी एक टीचर्स के भी प्रिय रहे हैं। बहुत हर विद्यार्थी चाहता है कि वो गुरु का प्रिय रहे। और एक अच्छी बात और थी कि क्लास में, चूँकि उम्र में छोटा था, कद मेरा छोटा था, तो मैं क्लास में हर वो लाइन में हर साल आगे ही आगे खड़ा होना पड़ता था मैं। तो मैं सबकी नज़र में और रहता था। जब आप आगे खड़े होगे तो आप बच नहीं फ्रंट लाइनर्स थे। यस, तो दैट वाज है। तो वो ये मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे ऐसा जुड़ाव रहा। सर, जब मोंडली गांव से हरिप्रसाद जी बैस लाना के बाद कॉलेज आए, तो कॉलेज की तरफ किधर, सीकर, जयपुर, नागौर, किधर की तरफ रुख हुआ? देखो, हमारे सबसे नियरेस्ट कालाडरा एक छोटा सा गांव था, 3-4 हज़ार की आबादी का। वहाँ एक RL सहरिया कॉलेज बनी हुई थी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की थी, बनाई एक सेठ ने थी बिल्डिंग, लेकिन कॉलेज सरकारी थी जी। तो वहाँ हमने एडमिशन लिया। 3 साल ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स मैंने वहाँ से किया। वहाँ 700-800 बच्चे कॉलेज में होते थे, और वो भी एक गांव के वातावरण में 1 to 1 आपसी विद्यार्थियों में, टीचर्स में रहा। तो दैट वाज बहुत ही शानदार समय था। उस कॉलेज के बाद में फिर आपने PG वगैरह के लिए किया या कंपटीशन की तरफ चले गए? यस, कि सही बात यह है कि कॉलेज से निकलने के बाद हमारे सामने एक ही सवाल था, क्योंकि मैं उससे एक साल पर 1979 में मैंने ग्रेजुएशन किया कालडरा से। 77 में मेरे फादर की डेथ हो गई, 78 में मेरी शादी हो गई। तो हमारे सामने घर वाले खेती पे निर्भर थे, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा आजीविका का सोर्स नहीं था। एक ही था कि हमें कहीं न कहीं कोई रोज़गार पकड़ना है, और उस समय का era ऐसा था कि हमारे जैसों के लिए छोटी मोटी कोई सरकारी नौकरी लग जाए, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 79 में से मैं जयपुर आया, यहाँ MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। लेकिन हमारा मुख्य ध्येय था कि कंपटीशन एग्ज़ाम देवें, चाहे LDC से लेकर IAS तक मैंने 11 फार्म भरे जी। और एक ही काम किया कि उनमें हमारा किसी में भी सिलेक्शन हो जाए, चाहे LDC में, तो अपने नौकरी ज्वाइन कर लें। हमारे लिए मुख्य उद्देश्य था कोई भी छोटी मोटी नौकरी प्राप्त करना। मैं थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक ठाक था, मेरा 11 ही में ही कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। पर चूँकि उससे पहले मैं RPS ज्वाइन कर चुका था। पहले मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया 1981, फिर मैंने 1982 में DYSP ज्वाइन कर लिया। फिर मेरा IAS अलाइड में हुआ, तो मैंने वो टाल दिया, मैं गया नहीं। भाई होम स्टेट। हाँ, बड़ा होम स्टेट है, और ठीक है, इससे लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव, पब्लिक लाइफ से जुड़ाव रहेगा। तो मैं DYSP रहा, वहाँ IAS अलाइड में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में मेरा हुआ था, मैं नहीं गया जैसे। तो फिर आप पुलिस में भर्ती हो गई। ये साल 1982 में मैंने ज्वाइन कर लिया। 1982 में आपने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में राजस्थान, आपकी पूरा राजस्थान कर्मस्थली हो गया, तो अलग अलग जगह पर पोस्टिंग से ट्रेनिंग के बाद में हुई होगी। तो एक लंबा कार्यकाल आपका रहा पोस्टिंग पैलेस का, वो किस तरीके का अनुभव है? देखो, शुरू में 8-10 सब मैं 82 से लेकर 93 तक मैं DYSP रहा। ऐसा होता है, DYSP का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको फील्ड में काम करना पड़ता है और थानों का निकट सुपरविज़न करना पड़ता है। जी। बहुत सारे ऐसा मौक़ों पे ऐसा हुआ कि चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। कम अफसरों को इतने ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसा मुझे पोस्टिंग के। मेरी पहली पोस्टिंग जेतारण हुई, फिर सीकर, फिर उसके बाद पाली, सोजत, अजमेर और जयपुर सिटी, ये DYSPs की रही। अच्छा समय निकला। फिर उसके बाद प्रमोशन हो गया एडिशनल SP में, मैं कुछ दिन एंटी करप्शन में रहा। फिर फील्ड बाली और कोटा सिटी और कोटा ग्रामीण इधर ज़्यादा रहा। उसके बाद मेरे को यूनाइटेड नेशंस में काम करने का मौका मिला, और 2007 में मेरा IPS में प्रमोशन हुआ। IPS में प्रमोशन होने के बाद मैंने 7 जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया। झुंझुनू, अजमेर, जोधपुर सिटी, नागौर, उदयपुर, बीकानेर और गंगानगर। उसके बाद मेरा बड़े जिलों की कमान संभाली आपने। हाँ, और ये अपने आप होता गया। जैसे होता, मैंने ये देखा कि हमारे राजस्थान पुलिस में पहले भी और आज भी, अगर आप सही दिशा में चलते हो, ठीक ठाक काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपको पोस्टिंग के लिए नहीं सोचना पड़ता। सरकार अपने आप ध्यान रखती है और वो अपने आप पोस्टिंग देती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद DIG में जब मेरा प्रमोशन हो गया, तो मैं DIG क्राइम और IG क्राइम प्रमोशन के बाद फिर अगेन प्रमोशन हुआ IG के रूप में। तो मैं 2018 में IG क्राइम से रिटायर्ड हुआ।
सर, पुलिस कार्यकाल के दौरान जब आप यूनाइटेड नेशंस गए तो वो अनुभव कैसा था उस यात्रा का? देखो, यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत अलग अनुभव होता है। वहाँ हम यूगोस्लाविया का एक हिस्सा था कोसोवो, जी। वो एक नया देश बना था और वहाँ की पुलिस को ट्रेनिंग देना, मार्गदर्शन देना, ताकि वो नई पुलिस खड़ी हो रही थी। हम करीब 63 देशों के पुलिस ऑफिसर्स थे वहाँ पोस्टिंग। जी। लगभग 2000 पुलिस ऑफिसर, जैसे हिंदुस्तान से करीब 200 पुलिस ऑफिसर थे, ऐसे हर कंट्रीज अपना कंट्रीब्यूट करती थी। जी। तो एक तो अलग अलग देशों के पुलिस ऑफिसर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता था, हमें यह पता लगता था, दुनिया समझने का अवसर मिला। हाँ, कि दूसरे देशों की पुलिस की क्या चुनौतियां हैं, उनके पास साधन कैसे हैं। तो हमने देखा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप के कंट्रीज़ हैं या ये से, वो वहाँ की पुलिस बहुत साधन संपन्न होती है और उनकी ड्यूटी आवर्स फिक्स होते हैं 8-8 घंटे। जी। वो उनकी एक अलग दुनिया है। लेकिन हमारे जैसे दो देश जो विकासशील देश हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी चुनौतियां समान है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इवन चाइना, ये जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट, इन देशों सब कंट्रीज़ के पुलिस ऑफिसर थे। तो उनकी चुनौतियां अलग थी। तो देश, पूरी दुनिया निश्चित रूप से दो भागों में बटी हुई है, एक विकसित देश है, एक विकासशील देश है। बिल्कुल। उनकी समस्याएं भी अलग अलग है, चुनौतियां भी अलग अलग है और फ़ायदे भी अलग अलग है। कुछ फ़ायदे हमारे अपने समझने का अवसर मिला। यस, बहुत करीब से देखने का मैं। सर, जब आप पुलिस ऑफिसर्स के रूप में आ गए, आपने रिटायरमेंट के बाद में एक बार बीच में कुछ राजनीतिक रूप से आपको एमएलए एमपी बनने का ख्वाब भी आया, अवसर भी मिला, तो वो अनुभव कैसा रहा? फिर आप बनते बनते रह गए? ऐसा है कि मैं छोटे गांव का रहने वाला हूँ। जी। गांव में थोड़ा सा इन चीज़ों का ये रहता है कि जो जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये इच्छा थी कि भाई अब आप रिटायरमेंट के बाद फ्री तो हो ही गए, और हमारी इच्छा है कि आप दावेदारी ज़रूर करो कि बाय द वे यदि आपको किसी पार्टी टिकट दे देती है, पार्टी टिकट देती है और आप आते हो, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का ज़्यादा बेटर विकास होगा और आप सबको साथ लेके चलोगे। ये उनका एक भरोसा था। जी। थोड़ा बहुत मुझे भी अपने आप ये था कि अगर बाय द वे मुझे ऐसा अवसर मिलता है जी। तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा, ये था। हालांकि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी टिकट मिलने की, मैं आपको आज बता रहा हूँ घर में, सर। ये 10% से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मैंने कहा बाय द वे 10% पे कब पता नहीं चांसेस फेवरेबल बन जाए, इस हिसाब से मैंने दावेदारी ज़रूर की थी। लेकिन मैं ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करता था। और सही बात तो यह है कि जब वो टिकट नहीं मिली, थोड़े बहुत हमने प्रयास किए लोगों की भावनाओं के अनुरूप, और कल को वो कहते कि यार आपने प्रयास ही नहीं किए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि जो मेरा एक कमिटमेंट था उनके साथ में, कि मैं थोड़े बहुत प्रयास करूं। टिकट नहीं मिली, मुझे न कोई ज़्यादा उम्मीद थी, न अपेक्षा, न कोई पश्चाताप है। न कोई 1% भी वो हुआ। मेरे घर वाले ज़्यादा खुश हुए कि मेरे को उधर नहीं जाना पड़ा, वरना वो सोचते कि जीवन भर बिजी रहोगे क्या। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए उससे वो हो गया। तो दैट वाज है कि हमने प्रयास भी कर लिया, करीब से उस क्षेत्र को भी देखने का मौका मिला, उसके मार्फत मुझे अपने क्षेत्र के लोगों से थोड़ा ज़्यादा करीब से जुड़ने का मौका मिला। तो दैट वाज ए गुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल, वो भी एक अच्छा अनुभव है। हाँ, वो एक अच्छा अनुभव है। सर, आपने रिटायरमेंट के बाद में एक पुस्तक लिखी कर्तव्य पथ, जिसका विमोचन का मैं साक्षी रहा हूँ। कुमार विश्वास साहब आए, 8 डीजी शायद उस कार्यक्रम में स्टेज पर थे, और बहुत डिसेंट लोग पूरे राजस्थान से आए जो आपके प्रति सम्मान और प्यार को दर्शाते हैं। कर्तव्य पथ पुस्तक किस तरीके से लिखने का आइडिया यार, वो बहुत गजब तरीके से पूरी। जब पुलिस सेवा से रिटायर्ड हो गया तो मैं, सही बात है कि 2020 जनवरी में मैं सोचा कि अपने को जो जीवन के छोटे मोटे अनुभव हैं, क्योंकि एक छोटे से गांव से आप ठीक ठाक स्थिति में पहुँचे हो, जी। तो ये एक यात्रा है और हर आदमी के जीवन की एक यात्रा होती है। बहुत सारे नहीं लिख पाते, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक़ रहा है मेरे को, अच्छी किताबें पढ़ने का। तो मुझे लगता है कि हो सकता है अपनी कहानी को कोई पढ़े या नहीं पढ़े, कोई उससे हो नहीं। मैंने ये अपने लिए लिखी स्वांत सुखाए कि मैं अपने अनुभव को लेखबद्ध कर दूँ। कल को मेरे जो करीबी लोग हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे मित्रगण हैं, मेरे परिचित हैं, वो अगर पढ़ेंगे तो मुझे ज़्यादा करीबता के साथ महसूस, ज़्यादा उसके साथ महसूस करेंगे और ज़्यादा जान सकेंगे। क्योंकि कोई कितना जानता है मेरे बारे में, कोई कितना जानता है, लेकिन अगर एक पुस्तक होगी तो वो ओवरऑल ज़्यादा व्यापक रूप से जानेंगे। इस दृष्टि से लिखी थी और मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैं ऐसा कर पाया।
बहुत से पुस्तक विमोचन समारोह होते हैं, लेकिन आपका पुस्तक विमोचन समारोह एक बहुत बड़ा समारोह, शक्ति प्रदर्शन जैसा, एक लोगों का अपार जन समर्थन भी था। तो उस एक्सपीरियंस को कैसा महसूस करते हो? क्योंकि बहुत सारे लेखक साहित्यकार उनसे आप मिले होंगे तो उन्होंने कहा होगा सर ये तो बहुत यूनिक कार्यक्रम हुआ। हाँ, ये जैसे खुद कुमार विश्वास ने भी मेरे को कहा कि हरिप्रसाद जी, मैं 25 सालों से बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन ऐसा भव्य पुस्तक विमोचन समारोह मैंने नहीं देखा। और भव्य होने का एक ही कारण था कि जो मैं एक साधारण इस गांव से, साधारण परिवार से जो मैंने जर्नी की, तो मेरे बहुत सारे मिलने वाले ऐसा है, उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं यह हमारी जर्नी को प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल। तो वो एक आंतरिक अपनत्व महसूस कर रहे थे कि देखें उन्होंने क्या लिखा, क्या हो, तो वो मन से आए वहाँ जी। उनको ऐसा लगता था कि जैसे थोड़ा बहुत यह हमारी जर्नी का ही पार्ट हो सकता है। पार्ट हो सकता है ऐसा। तो वो जो एक अलग आत्मीयता थी, उनको ऐसा लगता था कि ये अपने में से एक है, ये कोई अलग नहीं है। वो अपनत्व की भावना और वो एक आत्मीयता की भावना ने ये कार्यक्रम को दिव्य बना दिया। और कोई कारण नहीं था, मैं कोई बहुत अच्छा टैलेंटेड लेखक नहीं रहा, मैंने इससे पहले कुछ लिखा नहीं, जो कुछ लिखा अपनी याददाश्त के आधार पे लिखा, लेकिन रेस्पॉन्स जो मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा आया। सर, आप जब पुलिस से रिटायरमेंट के बाद में आपने, राज्य सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन की, किस तरीके के चैलेंजेस थे? क्योंकि बहुत सारे सवाल सरकार से जनता पूछ रही थी, बेरोजगारों की बड़ी समस्याएं थी, धरने प्रदर्शन थे। उस दौर में उस बोर्ड को संभालना और उन चुनौतियों से निपटना, लोगों को लास्ट फाइनल रिजल्ट्स की नौकरी देना है, तो कितने कामयाब रहे? किस तरीके का वो कार्यकाल रहा आपका? मैं आपको बताऊं कि ये पूरे उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें मुख्य रूप से जो स्टेट्स हैं आपका हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये है। इनमें जो युवा है पढ़े लिखे, जो शिक्षित बेरोजगार है, उनका सरकारी सेवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत ज़्यादा चार्म है। और ये बहुत सारी चुनौतियां और परेशानियां पैदा करता है ये रुझान। साउथ इंडिया में इतना नहीं है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। कुछ तो हमारी जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार उत्तर राज्यों की ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि विकास की दौड़ में हम दक्षिण राज्यों की तुलना में उत्तर राज्य कहीं कहीं पीछे हैं। जी। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां दक्षिण भारत में उपलब्ध है, उतनी यहाँ शायद उत्तर भारत में नहीं है। जी। तो ये जो जुनून और जो एक तरीके का संघर्ष और एक लालसा है सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, वो साउथ, इवन गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर साउथ में उनमें नहीं है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है। इसी का परिणाम यह होता है कि जैसे कोई एक आपकी जैसे राजस्थान का उदाहरण बताऊं, करीब 76 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगार बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, वो होता है जो 10वीं पास कर ले और बेरोजगार है। हो सकता है उसमें से 20-25 लाख कहीं ना कहीं कोई टेम्परेरी काम करते हों प्राइवेट सेक्टर में, पर 50 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो सिंसियरली एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारी कैसे सरकारी नौकरी लगे। उसके लिए वो कोचिंग भी करते हैं, इसलिए हमारे कोचिंग संस्थाएं बहुत पनपती है। हमारे बहुत ज़्यादा कई बच्चे ऐसा होता है कि वो सुनते हैं कि साहब साम दाम दंड भेद कैसे भी हो हमें सरकारी नौकरी लगनी है। उसका परिणाम ये होता है, और कोई भी सरकार हो 5 साल में वो सरकारी नौकरियां 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकती। अब 2 लाख दी मान लो, तो 50 लाख में से 2 लाख की लग गई, 48 लाख तो फिर भी रह गए। जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो कोई बोलता नहीं है, सिलेक्शन नहीं होता है वो कहता है कि ये फर्जीवाड़े से हुआ है। एक जनरल होता है। और कहीं न कहीं बहुत सारे सेंटर पे ऐसी होती है परेशानियाँ कि जिसकी वजह से कोई डमी कैंडिडेट बैठ गया, कहीं नकल का, कहीं पेपर लीक की, ये समस्याएं रही है। इस रूप में चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया ना कि 50 लाख है, तो इसलिए ऐसे पेपर माफियाओं की और ये बेरोजगारी तो सदा ही रहनी है। और कोचिंग वालों की इसीलिए ये ज़्यादा चलती है सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों की, उन युवाओं की लालसा का वो नेचुरली वो माफिया भी फ़ायदा उठाते हैं, और जो तैयारी कराते हैं वो भी, जैसे कोचिंग वाले तो चलो अपने हिसाब से पॉजिटिव काम कर रहे हैं जैसा होता है, लेकिन इससे नेगेटिव वाले लोग भी इस स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो उससे उस चैलेंज को कैसे आपने स्वीकार किया? क्योंकि आपके टाइम में तो इस पर रोक भी लगी, आपने टाइमली बाउंड होकर रिजल्ट्स जारी किए। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि हम जो हमारे पास उपलब्ध साधन थे उसमें आप यकीन मानो जो हम कर सकते थे वो सर्वोत्तम करने का प्रयास किया।
उसका एक कारण था हमारे टीम वर्क अच्छा था, एक बात ये सही है। हालांकि एक हमेशा परीक्षा होती थी, ये डर सा बना रहता था कि कहीं कोई पेपर माफिया है, कहीं कुछ नहीं हो जाए। 1400 सेंटर होते थे, 1500 सेंटर, किसी सेंटर से कोई गड़बड़ हो जाए। तो कुछ हमने बेसिक बदलाव भी किए, जो अब मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने कुछ बेसिक बदलाव किए उनको भारत की लगभग बहुत सारी परीक्षा भर्ती कराने वाली एजेंसियों ने लागू किए। मॉडल बना हुआ एक तरह से। हाँ, हमने कहा भाई 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर दो और उसके बाद पेपर पहुंचाओ, जैसे होता है, ताकि बाहर वो सेंटर वाला किसको भेजेगा अगर सारे अंदर बैठ गए तो। जी। नेचुरली ऐसा हुआ। दूसरा, हमने सरकार से परस्यू करके ये भी कर दिया कि साहब एक स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए नकल विरोधी। तो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान है कि हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तत्कालीन से कि आप इनमें करो, तो वो एक स्ट्रिक्ट कानून भी बनाया। ऐसे 4-5 बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते थे, उसमें हमने प्रयास किया और उसका फल भी मिला कि मेरे टाइम में मैं करीब 2.5-3 साल रहा, उसमें 1.25 लाख बच्चे ऐसे थे जो नौकरी ज्वाइन कर चुके थे, ऐसा होता है। तो ये एक संतोषजनक स्थिति थी। और इवन सरकार ने जैसे रीट की पहले प्रिलिमिनरी थी वो लीक हो गई थी, तो उसकी फाइनल एग्ज़ाम का जिम्मा हमें सौंपा गया था। तो वो 48,000 फिर टीचर की सफलतापूर्वक एग्ज़ाम होने से वो नौकरी ज्वाइन कर पाए। अच्छा सर, इसके साथ साथ जीवन में अभी आपने पुलिसिंग भी कर ली, थोड़ी नेतागिरी का शौक भी पाल लिया, किताब भी लिख ली, बोर्ड के चेयरमैन भी रह लिए। अभी कोई कुछ राजनीतिक या सरकारी तौर पर कुछ और पाने की ख्वाहिश रखते हैं? नहीं, 1% भी नहीं। न कोई राजनीति में मैंने कहा था 10% उम्मीद थी। मेरे को प्रयास करना ज़रूरी इसलिए था कि मेरे वो लोगों की जन भावनाएं थी। हाँ, समर्थक और जन भावनाओं को उनको संतुष्टि देनी थी। क्या लाइफ स्टाइल दिनचर्या आपकी? अब यह है कि मैं टोटल फ्री हूँ पिछले 3 सालों से, नंबर 1। दूसरा, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके मन की इच्छा के अनुकूल होते हैं, आपकी जो हॉबीज होती है। हाँ, पढ़ने का, प्लस कुछ शिक्षण संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनका फाउंडर ट्रस्टी हूँ। तो उनमें शिक्षा के क्षेत्र, हर व्यक्ति सामाजिक तौर पर उसकी जड़ें मजबूत होती है, जुड़ा रहता है, और सामाजिक जुड़ाव होना भी चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट भी है। किस तरीके से जिस समाज से आप आते हैं उनके बच्चों को, उस पीढ़ी को शिक्षा का और सामाजिक सरोकारों का आप तोहफा दे रहे हैं? इस समाज से है कि नेचुरली मैं जैसे खेतिहर बैकग्राउंड का हूँ, और मैं जब जयपुर आया था 79 में, तो मेरे को मकान किराया ढूंढने में बड़ी दिक्कत आई। जी। तब हमारे मन में यह आया कि यदि हम कुछ करने जैसे बड़े, तो जो ऐसे बच्चे आते हैं उनके लिए हॉस्टल बनाएंगे। तो हमने सामाजिक दृष्टि से झालाना इंस्टीट्यूट में एक लड़कों का और एक लड़कियों का छात्रावास बनाया, समाज के साथ मिलकर। हाँ, एक स्कूल भी है जो विद्याधर नगर में, KP सुडान, उसमें सहयोग किया। ऐसे 4-5 संस्थाओं से, एक परशुराम ज्ञानपीठ है बांसरोड में, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसे ही जो एजुकेशन से संबंधित इंस्टीट्यूट है, मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज की प्रगति में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, उससे जुड़ना और उसमें सहयोग करना, इससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता। अब मैं मुख्य रूप से इसी में जुड़ा हुआ हूँ, चूँकि 4-5 संस्थाओं में मैं फाउंडर, उनसे शुरुआत से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उनमें मैं अभी भी निरंतर हूँ। उम्मीद करता हूँ जीवन भर जब तक हम कुछ कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, उनके साथ जुड़ा रहना चाहूँगा मैं। आप अपने जीवन की सफलता या एक मानव जीवन की सफलता किस रूप में मानते हैं? देखो, आपने एक बहुत जोरदार सवाल भी किया है। ऐसा सवाल भी है जिसका जवाब देना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अल्टीमेटली हम 8.5 अरब है इस धरती पर। जी। हमारे जैसे हैं जिनको होमोसेपियन कहते हैं या इंसान कहते हैं, उनमें से हम एक हैं। उनकी हर की एक जीवन यात्रा होती है कि उनको करीब जो भी 70, 80, 90 साल जो जीता वो जीवन बिताना है। मेरा यह मानना है कि इस धरती पे जिन चीज़ों ने आपको सबसे बड़ा योगदान दिया है, आपके जीवन को योगदान दिया है, उनमें पहले तो आपके माता पिता होते हैं, जिनकी वजह से आप इस धरती पे आते हो। फिर ये धरती की लोकेशन ऐसी है जिसकी वजह से इसी पे ये जीवन पनपा। बिल्कुल। और उस जीवन को पनपाने में सबसे बड़ा बाहरी तत्व का योगदान है वो सूर्य का है। बाकी परमपिता ईश्वर होता ही है। ये आपके जीवन को बनाने वाले हैं, जिनको पंचतत्व कह दो, कुछ भी कह दो, बनाने वाले यही लोग हैं जिनकी वजह से आपका अस्तित्व होता है धरती पे। माता पिता ठीक है, जैसे जिनका आप
जो कर सकते हो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो अब हमारे है नहीं। लेकिन इस धरती पे आप हो, इसके लिए, इस धरती को बेटर बनाने के लिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसको बेटरमेंट के लिए जो भी आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव योगदान दे सकते हो वो देना चाहिए। मैं जीवन का सार इतना ही समझता हूँ, दैट्स ऑल। अद्भुत और सम्मान की आपने बात कही है। और सर फैमिली में बच्चों का, जैसे आपने सोचा होगा कि हमारे बच्चे भी हमारे तरह ऑफिसर्स बने, या उनके अलग ख्वाब थे तो वो अलग लाइन में गए हैं? हाँ, मेरे जो 2 बेटे हैं, दोनों क्या है कि सिंसियर और ईश्वर की कृपा है, भले और टैलेंटेड थे। तो बड़े वाले ने 2006 में कानपुर IIT से पास आउट है और वो पूना रहा पहले और अभी बेंगलोर है वो। उसने अपनी पहले एक स्टार्टअप बनाई, अब दूसरी स्टार्टअप पे काम कर रहा है, AI पे जैसे होता है। और दूसरा जो बेटा है वो USA में है, वो वहाँ जॉब कर रहा है। उसने भी IIT से किया, 2009 में पास आउट है और ही इज़ डूइंग देयर गुड जॉब। मतलब एक कहते हैं कि आदमी की सफलता और अपने कर्मों का अक्स उसकी संतान की सफलता या विफलता में दिखता है, तो आप उसमें भी सेटिस्फाई हैं? हाँ, संतुष्ट हैं कि वो बेसिकली भले हैं और अपने आत्मनिर्भर है। कम कमाए ज़्यादा कमाए, ये उनका अपना गुड। और इसके साथ जैसे उसके बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी बच्चों की बहुत चिंता रहती है, आप उससे फ्री हैं तो आप सोसाइटी को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। हाँ, बच्चों की दृष्टि से मैं 2009 से ही फ्री हो गया जी। आप उतरो, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सोसाइटी से जुड़ के कुछ कर पाया। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये कहीं न कहीं आपके माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा होती है कि आपको कुछ पॉजिटिव करने का सोसाइटी में मौका मिले। बिल्कुल। और जिस किसी को मौका मिले उसको करना चाहिए, और वो करना केवल बिना न तो नाम की इच्छा होनी चाहिए, न सम्मान की इच्छा होनी चाहिए, न ही पद की इच्छा होनी चाहिए और न ही महत्व की। उसके बिना आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, हैप्पीनेस भी रहेगा उससे। हाँ, उससे वो ठीक रहता है। एक सर अपने जीवन यात्रा के कुछ ऐसे दोस्तों को याद करना चाहेंगे जो आपके फास्ट फ्रेंड रहे हैं या जिनसे लगातार जुड़ाव आपका जब से आप समझने लगे तब से रहा है? देखो, यूँ तो चूँकि आप रहते हो बचपन से, बहुत लंबी सीरीज हो जाती है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट पुलिस सर्विसेज है हमारी, जैसे उनमें मेरे जैसे सबसे अच्छे मित्रों में एक हमारे बहादुर सिंह जी राठौड़ और एक महेंद्र सिंह जी चौधरी। ये जैसे होता है, दो से मेरा एक अलग आत्मीय रिश्ता रहा है। मेरे बैचमेट से सभी से लगभग मेरा यूँ ठीक रहा है, लेकिन जैसे होता है। और ऐसे हमारे कई मित्र हैं, जैसे अजमेर में मेरे बैचमेट्स रहे जो दूसरे सर्विसेज में हैं, जो एक जोधपुर रहते हैं कांति जैन, एक अजमेर रहते हैं राजेंद्र व्यास, ऐसा होता है। और ऐसे कुछ दोस्त भी होते हैं, बड़े भाई के रूप में भी होते हैं, जैसे गिरधर लाल जी रिटायर्ड IG साहब हैं। ऐसे बहुत लंबे हैं। कितने DG के साथ आपको काम करने का अवसर मिला जिनसे सीधा आपसे संवाद रहा? ऐसे कम से कम मैं मान सकता हूँ कि 14-15 DG साहिबान तो ऐसे रहे जिनसे सीधा संवाद रहा है, जिनसे होता है। और ज़्यादातर ऐसे थे जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी और विशालता थी उनमें, और उनसे हम प्रेरित होते थे। आपके अधीनस्थ कार्मिक ने या आपके जो बॉस हैं उनमें से किसी ने किसी आपके काम को नकारा हो या आपकी इनिशिएटिव को स्पेशली एक्सेप्ट करके रिकॉग्नाइज किया हो? तो मैं इस मामले में बहुत तकदीर वाला हूँ, किस्मत वाला, कि जहाँ जहाँ मुझे पोस्टिंग होनी चाहिए कि मेरे सबॉर्डिनेट्स का मुझे जितना स्नेह और सम्मान मिला है वो कम पुलिस अधिकारियों को मिला। मैं अब तो वो मैं उन पे भरोसा करता था, इसलिए वो मेरे पे भरोसा करते थे। इसलिए मेरा कोई अप्रिय प्रसंग मेरे को याद नहीं है। जो भी है मुझे अच्छा ही अच्छा याद है उनके बारे में। बिल्कुल। कि राजस्थान पुलिस के सबॉर्डिनेट्स है, वो अगर यदि आप उनके लिए अच्छा सोचते हो तो वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अच्छा, दे आर पूर्णतः समर्पित भाव से काम करते हैं। इसलिए राजस्थान पुलिस के जो सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं उनको आई सैल्यूट देम ऑलवेज। बिल्कुल सर, तो अच्छा जीवन का अनुभव है, अच्छा ही आगे आपके जीवन में रहे और बहुत सारी बातें की, बहुत सारा अनुभव हमको भी देखने सुनने को मिला और दर्शकों को भी मिलेगा, और ये सिलसिला अपना लगातार जारी रहेगा। अभी केवल करियर पर बातें हुई है, अभी और विषयों पर फिर आगे मिलते रहेंगे सर। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद हरिराम जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।